नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चुनावी महाभारत का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हैं और पहले चरण में 101 सीटों पर मतदान होने जा रहा है एक हफ्ते के अंदर। लेकिन इन चुनाव के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत होती है तो क्या 2024 के बाद 2029, 2034, 2039 में चुनाव होगा या नहीं होगा। विपक्ष का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है, सिविल सोसाइटीज का कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 जीत गए तो भारतवर्ष में कभी चुनाव नहीं होंगे और भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रह जाएगा। इस देश की साझा संस्कृति खत्म हो जाएगी, देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र आ जाएगा जिसमें चुनाव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यहाँ तक संविधान जिसकी प्रस्तावना आप देख रहे हैं और इसी प्रस्तावना में संविधान की पूरी गाथा लिखी हुई है, पूरी स्क्रिप्ट संजोई गई है इसी 4 लाइन की संविधान की प्रस्तावना में। तो आज यह संविधान भी खतरे में है। 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया भर नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की ओर इंगित करता है। और वो व्यवस्था परिवर्तन 2 तरह का है। एक नकारात्मक परिवर्तन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदू राष्ट्र है, राजतंत्र है, चुनाव आगे न कराने की नियति है। और दूसरा परिवर्तन है सकारात्मक परिवर्तन जो संविधान को बचाने के लिए संघर्षरत है, इस देश की साझा संस्कृति को बचाने के लिए संघर्षरत है और इस देश के लोकतंत्र को बदस्तूर जारी रखने के लिए कृत संकल्प है। तो आज लड़ाई 2 ध्रुवों में है। जैसे पहले आसुरी शक्तियों में और दैवी शक्तियों में लड़ाई होती थी, उसमें आसुरी शक्तियों की हार होती थी, दैवी शक्तियों की जीत होती थी। बहरहाल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आसुरी शक्ति नहीं कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी खुल करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आसुरी शक्तियां कहा है और इनके ऊपर विजय हासिल करने के लिए देश को संबोधित किया है और कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी ने जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये को, देश को तोड़ने, देश को खत्म करने, संविधान को खत्म करने, लोकतंत्र को खत्म करने की नियति को रेखांकित किया है, उस पर देशवासियों को गौर करना चाहिए और राहुल गांधी के एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, हमारा प्रजातंत्र कैसे बच सकता है, हमारा संविधान कैसे बच सकता है, हमारा भारत की साझा संस्कृति कैसे बन सकती है, आज का यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। आरएसएस का सपना रहा है आज से नहीं, 98 साल पहले 1925 में आरएसएस का गठन ही किया गया था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को राजतंत्र बनाने के लिए, भारत को तानाशाह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन उसका सपना इन 98 सालों में साकार नहीं हो सका है। लेकिन आरएसएस के हौसले 2014 से बुलंद हो गए हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात से चल करके दिल्ली पहुंचे हैं और इन्होंने तमाम तरह के झूठ, जुमलों और लोक लुभावन नारों के तहत सत्ता को हासिल कर लिया। लेकिन जिस झूठ, जुमले
और लोक लुभावन नारों की बिसात पर इन्होंने सत्ता प्राप्त किया, उसे आज ये मोदी की गारंटी कह रहे हैं और इनका गारंटी का दायरा भी बढ़ गया है। अब ये 2047 का सब्जबाग दिखा रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तरह विकसित राष्ट्र बना देंगे 2047 तक। और उसकी अवधि है अभी 23 साल, 2024 चल रहा है, 23 साल बाद इनका सपना साकार होगा। लेकिन उसके पहले ये अपने एजेंडे को साकार करना चाहते हैं और वह इनका एजेंडा है संविधान को खत्म करना, मनुस्मृति को लागू करना, लोकतंत्र को खत्म करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। तो जो मुख्य एजेंडा है वो इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और यह बातें कोई जुबानी नहीं सुनी जा रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के प्रचारक और एनडीए गठबंधन के घटक दल चीख चीख करके कह रहे हैं कि अगर 400 पार सीटें आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे, हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती, और इसे तो हम राष्ट्रीय संकट कहेंगे, इस राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास क्या प्लान है, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्य क्षेत्र होता है संविधान के मुताबिक देश जो चला रहा है उसकी समीक्षा करना, कार्यपालिका की समीक्षा करना, मीडिया को दायरे में रखना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल रखना, अलोकतांत्रिक कार्य, असंवैधानिक कार्य न होने देना। और इसके लिए चीफ जस्टिस को बजाबता संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। संविधान की शपथ तो राष्ट्रपति को भी लेनी पड़ती है, प्रधानमंत्री को भी लेनी पड़ती है, तमाम मंत्रियों को भी लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि सांसदों को भी लेनी पड़ती है और ब्यूरोक्रेट को भी लेनी पड़ती है। लेकिन आज संविधान जब खतरे में है तो इसकी रक्षा के लिए कौन उभर करके सामने आ रहा है? कौन संविधान लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठा रहा है? अगर सिर्फ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इस देश की जनता है, इस देश के 97 करोड़ मतदाता हैं और विपक्ष है जो कि संविधान को बचाने की बात कह रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे खुल करके कह रहे हैं कि आज संविधान लोकतंत्र खतरे में है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंसूबा पूरा हो गया, 2024 में तीसरी शपथ ले लिए, तो आगे कभी चुनाव नहीं होंगे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कहना है, राहुल गांधी का भी कहना है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उस सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पति परकला प्रभाकर जो कि अर्थशास्त्री हैं, वह भी आवाज उठा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ले लिए और भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो संविधान लोकतंत्र नहीं बचेगा और आगे कभी चुनाव नहीं होंगे। तो आज पूरी कायनात से यह आवाज आ रही है, भारत माता के सीने से आवाज आ रही है कि भारत माता को बचाने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और इसके लिए सिर्फ विपक्ष ही नहीं, विपक्ष की तो हार भी हो सकती है। विपक्ष जीत जाएगा तब तो वो संविधान लोकतंत्र को बचा ही लेगा, भारत की साझा संस्कृति को, सर्वधर्म समभाव को बचा ही लेगा। लेकिन मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की हार हो जाती है तो कैसे बचेगा लोकतंत्र, कैसे बचेगा देश, कैसे बचेगा संविधान और कैसे बचेगा धर्मनिरपेक्ष भारत? तो जो शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की,
उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि संविधान और लोकतंत्र की समय समय पर समीक्षा करें और देखें कि कौन सा आसन्न संकट मंडरा रहा है संविधान के ऊपर। तो आज वो घड़ी आ गई है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्वतः संज्ञान लेते हुए संविधान के खिलाफ जितने भी नारे लगाए जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ जितनी भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, संविधान के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय से लेख लिखा जा रहा है, संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 पार हुआ तो हम संविधान बदल देंगे। संविधान को जलाया जा रहा है जंतर मंतर पर। नया संविधान, भगवा संविधान, मनुस्मृति पर आधारित संविधान हरिद्वार धर्म संसद में पेश किया गया था। अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, इसने मनुस्मृति पर आधारित भगवा संविधान पेश किया था और कहा था कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को संविधान के सामने उत्पन्न खतरों के मद्देनजर स्वतः संज्ञान लेकर के संविधान बचाने की पहल करनी चाहिए। लोकतंत्र तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। जब संविधान बचेगा तभी यह देश बचेगा, और जब यह देश बचेगा तभी इस देश के 140 करोड़ नागरिक और 97 करोड़ मतदाता बचेंगे। तो आज अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, संविधान के अस्तित्व पर, लोकतंत्र के अस्तित्व पर, भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर और भारत के पूरे अखंड भारत के अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आरएसएस जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जिम्मेदार है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते हैं तो जो इनके मंसूबे हैं उन मंसूबों को पूरा करने के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक कड़ा फैसला लेना होगा और संविधान बचाने की पहल करनी होगी। और दूसरी चीज, जो सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैला करके भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, इसके बारे में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए। जिस तरह से संजय सिंह को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वही सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को बेल देगा? बेगुनाह अरविंद केजरीवाल, जिनका सियासी कद इतना ज़्यादा बढ़ रहा था पूरे देश में, उससे घबरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की सुपारी सीबीआई, ईडी, आईटी को दे दी, अरविंद केजरीवाल को और तमाम देश भर के नेताओं को ईडी के झूठे मामलों में फांस करके उन्हें जेल के शीशों के पीछे कर दिया गया। हमारे दो मुख्यमंत्री, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, आज जेल में हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। महाराष्ट्र में, बिहार में, लगभग सभी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कोई अंदर है तो कोई बाहर है। बाहर से कब कोई अंदर डाल दिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। किस समय तेजस्वी यादव, उनकी बहनें और तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव को फिर से जेल में भेज दिया जाए चुनाव के पहले, कुछ नहीं कहा जा सकता है। किस तरह से अखिलेश यादव को जेल में डाल दिया जाए, ममता बनर्जी को जेल में डाल दिया जाए चुनाव से पहले, डीके शिवकुमार को, सिद्धारमैया को, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, विपक्ष के लगभग सभी मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के सभी कद्दावर नेताओं को कभी भी जेल में डाला जा सकता है, जैसे कि तमाम नेताओं को डाला गया है। और सीबीआई का, ईडी का
जो कार्रवाई करती है इसमें कितने दोषी होते हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी कि 5000 से ज़्यादा कार्रवाई ईडी ने किया, लेकिन उसमें 24 और 25 मामले हुए जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब देखिए 5000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 5000 में से 95% सियासी लोग हैं, नेता लोग हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग हैं जिनके ऊपर की ईडी की कार्रवाई हुई है और वो बेगुनाह हैं। तो सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की नीयत से अगर कार्रवाई हो रही है तो यह असंवैधानिक है, यह अलोकतांत्रिक है और इस असंवैधानिक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सामने आना चाहिए। और जिस तरह से संजय सिंह को बेल दे करके उन्होंने रिहा किया है, ठीक उसी तरह से बाकी नेताओं को, बाकी मुख्यमंत्रियों को जो जेल में हैं उन्हें भी बाहर करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के नाम पर सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक फैलाए हुए हैं, इनके कारनामों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, इनकी गतिविधियों पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए, वरना यह देश नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 सालों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ऐसा बयान किसने दिया? अमित शाह ने दिया, जेपी नड्डा ने दिया। अगर प्रधानमंत्री 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे बिना चुनाव हुए तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या संदेश पूरे देश में जाता है? इसका यही संदेश जाता है कि अगर 2024 जीत जाएंगे तो आगे कभी चुनाव नहीं होंगे और 40-50 सालों तक नरेंद्र मोदी राज करेंगे। नरेंद्र मोदी लगभग 74-75 साल के हो गए हैं और अभी 50 साल तक और राज करेंगे। इनकी जिंदगी 125 साल से ज़्यादा होगी। कुदरत के नियम को भी, मौत के नियम को भी बदल देंगे अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा। तो आज भारत में जो आसुरी शक्तियां के हाथ में सत्ता आ गई है, या यूं कहें कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है, तो उस तरह से वह लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र का गला काटना चाहता है, वह संविधान का गला काटना चाहता है, वह इस देश की साझा संस्कृति की गला काटना चाहता है। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि इन आसुरी शक्तियों के खिलाफ संविधान के दायरे में रह करके इनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करें। और अगर जो आहट आ रही है संविधान को खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की, साझा संस्कृति को खत्म करने की, अगर इन्हें मौका मिल गया तो उसके बाद भी संविधान भी कुछ नहीं कर सकेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकेंगे और इस देश के 140 करोड़ लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी, आईटी के माध्यम से आतंक मचाए हुए हैं तो देश में कितनी आवाजें उठ रही हैं, देश कैसे बर्दाश्त कर रहा है? देश खामोश है। इन चुनाव में किसी की कोई लहर नहीं है, देश में शांति छाई हुई है, खामोशी है, या यूं कहें कि अंडर करंट है। जनता इतना दुखी है, जनता इतना प्रताड़ित है, जनता इतना बेरोजगारी के दंश से, गरीबी के दंश से उबर नहीं पा रही है कि वो आवाज नहीं उठा सकती है और उसके अंदर एक जन सैलाब उमड़ रहा है, उसके अंदर एक अनंत प्रवाह उमड़ रहा है कि अवसर आए और ईवीएम का बटन दबाएं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र को हैक करने के लिए, संविधान को हैक करने के लिए ईवीएम का खेला इस देश में हो रहा है और ईवीएम से ही चुनाव कराने की बातें कही जा रही है और चीफ इलेक्शन कमीशन तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए
जिस तरह से धांधली की प्रक्रिया अपनाई गई है, चुनाव आयुक्तों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव आयुक्तों से अपनी जीत सुनिश्चित की जा रही है और चंडीगढ़ मॉडल भी देखने में आया है कि धांधली की पराकाष्ठा कितने हद तक बढ़ गई है इस देश में, कि छोटे से चुनाव, मेयर के चुनाव, पार्षद के चुनाव में भी बड़ी बड़ी धांधलियां हो रही हैं और ठीक कैमरे के सामने लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। बहरहाल इस लोकतंत्र के हरण पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को नंगा कर दिया और उस अनिल मसीह को दंडित भी किया और उसके ऊपर मुकदमा चलाए जाने की बात भी हो रही है। लेकिन 2024 का नतीजा जिस दिन घोषित होगा 4 जून, तो क्या 4 जून को भी अगर अनिल मसीह की तरह अधिकारी आ गए चुनाव आयोग में और जब नरेंद्र मोदी और शाह के द्वारा निर्मित चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं, तो अनिल मसीह की तरह अधिकारी भी आ सकते हैं और लोकतंत्र को हैक कर सकते हैं, चुनाव को हैक कर सकते हैं और हारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिता सकते हैं। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि चंडीगढ़ मॉडल दोबारा इस देश में लागू न होने पाए। आज देश के सामने जो खतरा है वो सबसे बड़ा खतरा बेरोजगारी, महंगाई नहीं है, वो खतरा महामारी का खतरा नहीं है, वह खतरा है लोकतंत्र संविधान को का अपहरण करने का, भारत माता का चीरहरण करने का। अगर हम इस चीरहरण को नहीं रोक सकेंगे, अगर हम संविधान के अपहरण, लोकतंत्र के अपहरण, लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया को नहीं बंद कर सकेंगे और अगर हम संवैधानिक तौर तरीकों से विपक्ष को नहीं बचा सकेंगे, तो यह देश नहीं बचेगा और यह देश फिर से मनुस्मृति युग की ओर चला जाएगा। फिर से यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का दंश लागू हो जाएगा, फिर से यहाँ पर राजतंत्र लागू हो जाएगा और राजशाही काम करेगा। राजा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोहन भागवत या कोई और भी आ सकता है, लेकिन उस राजा के नवरत्न होंगे वो तमाम आरएसएस के शीर्ष पर बैठे नेता, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठे नेता, और वही नवरत्न सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को जाति के आधार पर कर्म करना है या आधुनिकता की आंधी में जिस तरह से संविधान के दायरे में रह करके देश ने प्रगति की है, संविधान के दायरे में रह करके देश को चलाना है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अगर इन 3-4 वजहों पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा और स्वतः संज्ञान नहीं लेगा, तो हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश को, हमारे संविधान को, हमारी साझा संस्कृति को नहीं बचाया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारी आवाज़ को शेयर करके बहुजन समाज के 85% लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा ताकि उनकी आंख खुल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।